Hello everyone, how are you all doing? I hope you all are all right, and today we are going to start with the part 2 of the chapter number 6, class 10th science, that is the life processes. So last class में हमने लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था. हमने न्यूट्रिशन के बारे में जाना था, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन and the heterotrophic mode of nutrition. Okay, now coming on to the respiration part. respiration part से पहले मैंने आपको कहा था कि हम नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, डेंटल कैरीज के बारे में करेंगे. ठीक है, so now let's get started with the chapter, the concept of dental caries. Okay, डेंटल केरीज और टूथ डीके, मतलब कि इस लाइन के से क्या समझ आया कि हम डेंटल कैरीज को टूथ डीके भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना. ठीक है, डेंटल कैरीज आर ऑल्सो नोन एज व्हाट, दे आर ऑल्सो नोन एज टूथ डीके. दे कॉजेज ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ इनामिल एंड डेंटिन. ओके, इनामिल क्या होता है, इनामिल होता है हार्डेस्ट पार्ट. क्या होता है ये, हार्डेस्ट पार्ट. ओके, ठीक है, ऑफ हमारे टीथ की ही ये कवरिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एनामिल. क्लियर. सो एनामिल और डेंटिन को समझने के लिए लेट्स कम ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ टूथ. ठीक है, हम क्या समझेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ. ओके, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ टूथ में हम देखते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ आर टूथ. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ हमें जो है एक टूथ का स्ट्रक्चर दिखा रखा है जहाँ पे ये देखिए, दिस इज़ व्हाट द रूट कैनाल, दिस इज़ व्हाट द रूट कैनाल. ठीक है, ये रूट कैनाल क्या होता है, जहाँ से नर्व्स वगैरह एंट्री करते हैं, नर्व्स और ब्लड सप्लाई जहाँ से एंटर करते हैं हमारे टूथ में. ठीक है, दिस इज़ द लिगामेंट जो कि हमारे टूथ को सपोर्ट करती है बोन के अंदर. ठीक है, ये हमारी बोन है. हमें किस टॉपिक पे चलना है, हमें चलना है एनामिल और डेंटिन पे. तो एनामिल होता है सबसे ऊपर वाली जो कवरिंग होती है हमारे टूथ की, दैट इज़ द एनामिल. एनामिल मतलब कि वो सबसे ऊपर वाला अपर मोस्ट पार्ट जिसको हम क्राउन भी बोलते हैं. एंड दिस इज़ डेंटिन. डेंटिन के नीचे हमारे पास प्रेजेंट होती है पल्प कैविटी. एंड पल्प कैविटी में क्या क्या होती है, पल्प कैविटी में बहुत सारी नर्व्स होती हैं एंड ब्लड वेसल्स भी होती हैं. तो आई होप आपको ये डायग्राम क्लियर हो गया. नाउ कमिंग ऑन टू द एनसीईआरटी पैराग्राफ. तो डेंटल कैरीज में क्या होता है, ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग होती है एनामिल और डेंटिन की. हमने देख लिया एनामिल एक पार्ट है टीथ का और डेंटिन भी एक पार्ट है. टिथ, चलिए इस बात को क्लियर कर लेते हैं. टिथ हम बोलते हैं प्लूरल. ठीक है, जब हम प्लूरल टर्म यूज़ करेंगे, जब हम यूज़ करेंगे वर्ड टिथ को, और अगर हम बात कर रहे हैं सिंगुलर टर्म की, सो हमें क्या वर्ड यूज़ करना चाहिए, टूथ. तो मुझे क्या बोलना चाहिए कि एनामिल और डेंटिन जो कि टूथ का पार्ट होते हैं, एनामिल क्या होता है, ये होता है अपर मोस्ट, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, दैट इज़ द एनामिल. एंड एनामिल के जस्ट नीचे जैसे एनामिल, देन डेंटिन, देन पल्प कैविटी, इस तरीके से ये सीक्वेंस फॉलो होता है. तो एनामिल और डेंटिन की ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग, सॉफ्टनिंग मतलब आपको पता है एनामिल सबसे ज़्यादा हार्ड होती है हमारी पूरी बॉडी में. ठीक है, तो जब वो सबसे ज़्यादा हार्ड जो सब्सटेंस है उसकी अगर सॉफ्टनिंग होगी तो कुछ ना कुछ, तो अब देखो कोई चीज़ हार्ड अगर हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उसका मतलब कि उसका हार्ड होना ज़रूरी है. ठीक है, अगर वो कवरिंग हार्ड है उसी वजह से हमारे टीथ जो हैं वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं. अगर वो जो हार्ड कवरिंग है अगर वो सॉफ्ट होती जाएगी तो टीथ की स्ट्रेंथ यानी कि टूथ की स्ट्रेंथ भी घटती जाएगी. ठीक है, इसीलिए अब ये क्यों होता है, देखिए, इट बिगेन्स व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर्स प्रोड्यूस एसिड्स दैट सॉफ्टन्स और डीमिनरलाइजेस द एनामिल. और आपको पता है एनामिल जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है. तो जब इसकी डीमिनरलाइजेशन होगी यानी कि सॉफ्टनिंग होगी तो
तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, डीमिनरलाइजेशन ऑफ द एनामल क्यों होती है, जब बैक्टीरिया, अब देखो आप खाना खाते हो, खाने में क्या होती है, खाने में शुगर्स प्रेजेंट होती है। अब जो बैक्टीरिया शुगर पे एक्ट करते हैं तो एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं, एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं तो फिर वो हमारे एनामल को डीमिनरलाइज कर देता है, ठीक है, वो सॉफ्ट कर देता है। Masses of bacterial cells together with the food particles stick to the teeth to form dental plaque। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ से इम्पोर्टेंस हमारी आती है ब्रशिंग की। जब अगर कोई खाना खा ले और उसके बाद अगर कोई ब्रश नहीं करता, मुँह साफ नहीं करता, तो उससे क्या होगा, खाना दांतों में ही फंसा रह जाएगा, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ फूड स्टिक टू द टीथ, ठीक है। और साथ में वहाँ पर बैक्टीरियल सेल अपना रोल प्ले करते हैं, बैक्टीरियल सेल्स आ जाते हैं, वो शुगर पे एक्ट करके एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं, जो एसिड, अब जितने ज़्यादा फूड स्टक रहेगा, जितने ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा, उतना ही ज़्यादा, अब देखो फूड पार्टिकल्स है, जितने ज़्यादा फूड पार्टिकल्स और यहाँ पर जितने ज़्यादा टाइम के लिए फूड पार्टिकल्स रहे, उतना ही ज़्यादा हमारा एसिड प्रोड्यूस होगा, और जितना ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होगा उतनी ही ज़्यादा डीमिनरलाइजेशन ऑफ दी एनामल होगी, ठीक है। अब ये जो बैक्टीरियल सेल्स हैं, ये टुगेदर विद द फूड पार्टिकल्स स्टिक टू द टीथ टू फॉर्म डेंटल प्लेक। क्या बनाते हैं ये, दे फॉर्म डेंटल प्लेक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सलाइवा कैन नॉट रीच द टूथ सरफेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड, क्योंकि प्लेक ने टीथ की सरफेस को यानी कि टूथ की सरफेस को कवर कर रखा है, तो इसीलिए वहाँ पर सलाइवा नहीं पहुँच सकता कि वो एसिड का जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज कर सके। ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव्स द प्लेक बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड्स। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आती है हमारी ब्रशिंग की इम्पॉर्टेंस। टीथ को अगर हम ब्रश करेंगे आफ्टर ईटिंग द फूड, इट रिमूव्स द प्लेक बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस एसिड्स। अगर डेंटल केरीज को अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए, यानी कि पता लगने, देखो अब डेंटल केरीज हो गई, अब उसके बाद भी अगर कोई ट्रीट नहीं कर रहा, तो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मैंने क्या बताया, सबसे बाहर वाली लेयर है एनामल, देन डेंटिन, देन पल्प कैविटी, ठीक है। तो एनामल में तो कोई ब्लड सप्लाई वगैरह नहीं होती, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई नहीं होती, लेकिन पल्प कैविटी में तो नर्व्स होती हैं, ब्लड सप्लाई होती है। अगर हमने ट्रीट नहीं करा डेंटल केरीज को, पहली बात तो होनी ही नहीं चाहिए डेंटल केरीज, हमें पता लग गया अगर कोई ब्रश नहीं करेगा तो डेंटल केरीज होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि वहाँ पर जो फूड स्टक रह जाता है टूथ के अंदर, वहाँ पे बैक्टीरिया आकर उस फूड को, अब जैसे अलग अलग एंजाइम्स यूज़ होती हैं, हमने न्यूट्रिशन के केस में देखा था, फंजाई अपना जो है एंजाइम्स रिलीज़ करती है, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब्ड फॉर्म में ले लेती है। इसी तरीके से बैक्टीरिया जब किसी फूड पार्टिकल्स पे एक्ट करते हैं, किसी फूड पार्टिकल पे एक्ट करते हैं, तो फिर वो एसिड रिलीज़ करते हैं। अगर हमने उसको ट्रीट नहीं किया तो ये जो डेंटल केरीज है ये और डेप्थ तक जाके पहले एनामल में रही, फिर और डेंटिन में गई, डेंटिन से ज़्यादा फिर ये पल्प कैविटी तक अगर आ गई तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई प्रेजेंट है, इससे इन्फ्लेमेशन हो सकती है। प्लस अब ब्लड सप्लाई जो है, ब्लड पूरी बॉडी में जो है सर्कुलेट करता है, तो वहाँ पर इन्फेक्शन भी कॉज हो सकता है। क्लियर डेंटल केरीज का कॉन्सेप्ट? Dental caries is also known as what? Tooth decay. Now coming on to the question. First one is a very simple question. Difference between autotrophic mode of nutrition and heterotrophic mode of nutrition. ये आप खुद कर सकते हो. Where do plants get each of the raw materials required for photosynthesis? ठीक है, कहाँ से मिलते हैं ये रॉ मटेरियल जो कि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड हैं? तो हमें पता है कि प्लांट्स को सॉइल से क्या मिलते हैं? प्लांट्स को सॉइल से मिलते हैं मिनरल्स,
प्लांट्स को सॉइल से मिलता है वाटर, प्लांट्स को एटमॉस्फेयर से क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस प्लांट्स को सन से क्या मिलती है, सनलाइट। ठीक है, तो यही चीज़ें जो है प्लांट्स को रॉ मटेरियल की तरह चाहिए फॉर द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड इन अवर स्टमक? हमने देखा था एसिड का बहुत अच्छा रोल होता है हमारे स्टमक में। HCl एक एसिड प्रेजेंट है जो कि हमारे HCl एक एसिड हमारे स्टमक में प्रेजेंट है। ठीक है, HCl क्या करता है, इट्स एन एसिड, तो ये एसिडिक मीडियम मेंटेन करके रखता है। क्या मेंटेन रखता है? HCl मेंटेन्स दी एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम हमारे स्टमक का मेंटेन रहता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, अब ये एसिडिक मीडियम क्यों ज़रूरी है? हमारे स्टमक में प्रेजेंट होती है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स जिनको एसिडिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स के लिए भी ये एक जो है मीडियम प्रोवाइड कर रहा होता है HCl, प्लस जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया जो होते हैं जो हमारे स्टमक तक पहुंच गए, उन हार्मफुल बैक्टीरियाज को इट किल्स हार्मफुल बैक्टीरियाज, उनको ये मारता भी है। बिकॉज ये एसिडिक पीएच हर एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए किल्स दी हार्मफुल बैक्टीरियाज। ठीक है, हर एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ये कोई एसिडिक जो मीडियम है वो एक सफिशिएंट, जैसे कि जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो एक रिक्वायर्ड कंडीशन नहीं है, और अगर वहाँ पर एसिड आ जाता है तो प्लांट की डेथ हो सकती है बिकॉज वो चीज़ एक रिक्वायर्ड कंडीशन नहीं है। उन बैक्टीरियाज की जो एंजाइम्स हैं उनको जो है एसिडिक मीडियम में वो फंक्शन नहीं कर सकते। 3 क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो आप ही मुझे देने वाले हो, सेकंड और थर्ड मैंने आपको बता दिए। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिंग एंजाइम्स? तो मैंने आपको बताया था एंजाइम्स आर व्हाट, दे आर बायोकैटलिस्ट। और बायोकैटलिस्ट, कैटलिस्ट का क्या फंक्शन होता है? आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, कोई भी रिएक्शन करते हैं कई बार कैटलिस्ट बीच में आ जाते हैं ना, तो कैटलिस्ट क्या करते हैं, ये रिएक्शन को दे स्पीड अप द रिएक्शन। ठीक है, व्हाट दे डू, दे सिंपली दे स्पीड अप द रिएक्शन। ठीक है, सो रिएक्शन को स्पीड अप कर देती हैं बायोकैटलिस्ट, मतलब बायोलॉजिकल एंजाइम्स। हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड? इस क्वेश्चन का आंसर भी मैंने आपको दिया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 5 आप मुझे बताने वाले हो इन दी कमेंट सेक्शन। ठीक है, सो ये दोनों ही क्वेश्चन, इनफैक्ट ये पांचों क्वेश्चन, ये जो 3 क्वेश्चन हमने करे सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये भी बहुत सिंपल थे, लेकिन फर्स्ट और 5th क्वेश्चन होगा आपका होमवर्क क्वेश्चन। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू दी रेस्पिरेशन टॉपिक। अब ये जो एक्टिविटी आपको दे रखी है ये आप खुद रीड कर लेना, इस एक्टिविटी को आप करके भी देख सकते हैं। कमिंग ऑन टू द प्रोसेस, वी हैव डिस्कस्ड न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स इन द लास्ट सेक्शन। Food material taken in during the process of nutrition is used in cells to provide energy for various life processes. अब जो ऑर्गेनिजम्स, देखो न्यूट्रिशन प्रोसेस हमने पढ़ा, वहाँ पर ऑर्गेनिजम्स फूड लेते हैं, अब उस फूड को वो कन्वर्ट कर देते हैं, फूड का ब्रेक डाउन करते हैं और उस ब्रेक डाउन से रिलीज़ होती है एनर्जी, जिससे वो अपने लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स डू दिस इन डिफरेंट वे। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीक़ों से जो है ब्रेक डाउन ऑफ फूड करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं फूड के ब्रेक डाउन के लिए और कुछ ऑर्गेनिजम्स नहीं करते। देखिए, जो ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज, ग्लूकोज का क्या है यहाँ पर, फूड, ग्लूकोज इज़ अ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नाउ जो ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन का यूज़ कर रहे हैं ग्लूकोज को कम्प्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, दोज आर नोन एज दी, दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज दी एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इस टाइप के रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं,
एरोबिक रेस्पिरेशन, सम यूज अदर पाथवेज। ठीक है, अब देखो अलग अलग वेराइटी के ऑर्गेनिजम्स, मैंने आपको न्यूट्रिशन टॉपिक में भी बताया था, अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो अलग है ही, साथ में यहाँ पर जो है ऑर्गेनिजम्स का रेस्पिरेशन का तरीका भी अलग है। कुछ ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं कि जिनके पास अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो वो जब भी अपना रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस कर सकते हैं। और देखो 3 कंडीशन मैंने आपको बताई। फर्स्ट एरोबिक रेस्पिरेशन, जहाँ ऑक्सीजन मस्ट है। सेकेंड, जहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो वो अपना प्रोसेस कर सकते हैं। थर्ड आर जहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट हो, दिस इज अ मस्ट कंडीशन, ऑक्सीजन शुड नॉट बी देयर एंड दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज एन एरोबिक रेस्पिरेशन। जो ऑर्गेनिजम्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अपने फूड को ब्रेक डाउन करते हैं उनको हम बोलते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन। उस टाइप के रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन। नाउ इन सभी केसेस में एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप इज ब्रेक डाउन ऑफ अ ग्लूकोज दैट इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल नोन एज पाइरूवेट। अब देखिए पाइरूवेट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है चीज़ आ गई। 6 कार्बन मॉलिक्यूल हमारे पास ग्लूकोज है। हमेशा आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में, हमें जो है इक्वेशंस को बैलेंस करना होता है, यानी कि रिएक्टेंट साइड में जितनी चीज़ें यानी कि जितने भी एलिमेंट्स जिस रेशियो में प्रेजेंट हैं वही रेशियो प्रोडक्ट साइड में भी होना चाहिए। रेशियो इन द सेंस जितने मोल में वो प्रेजेंट है वही मोल जो है यहाँ पर प्रोडक्ट के केस में भी देखने को मिलने चाहिए। अगर मैं बात करूँ कार्बन की, तो एक प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज द ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस इज व्हाट, यहाँ पर हमें मेंशन किया गया था कि फर्स्ट स्टेप क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज को हम साइंटिफिक टर्म्स में क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज को हम साइंटिफिक टर्म्स में बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, जहाँ पर ग्लाइकोज रिप्रेजेंटिंग ग्लूकोज एंड लाइसिस इज रिप्रेजेंटिंग ब्रेकडाउन। ठीक है, लाइसिस इज रिप्रेजेंटिंग ब्रेकडाउन। तो यहाँ क्या हो रहा है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है। अब ग्लूकोज जो है वो एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, C6H12NO6, इट्स अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। अब हमें इस 6 कार्बन मॉलिक्यूल की जब हम ब्रेक डाउन कराएंगे 6 कार्बन मॉलिक्यूल का, तो एक नेसेसरी कंडीशन है, दिस इज द ग्लूकोज, कि हमें ब्रेक डाउन के बाद उसको एक ऐसे कंपाउंड में चेंज करना है जो कि इसको मेंटेन रखे, इसके कार्बन नंबर को। सो दैट इज़ द पाइरूवेट। पाइरूवेट इज़ अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। तो एक ग्लूकोज से कितने पाइरूवेट बनेंगे? क्या ये आप मुझे बता सकते हो? एक ग्लूकोज से बनते हैं 2 पाइरूवेट मॉलिक्यूल्स। क्यों? क्योंकि एक ग्लूकोज में होते हैं 6 कार्बन्स और एक पाइरूवेट में होते हैं 3 कार्बन। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो यहाँ पर 2 पाइरूवेट मॉलिक्यूल्स बनते हैं एंड दिस प्रोसेस अकर्स इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये देखिए, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। फर्दर पाइरूवेट को अब कुछ ऑर्गेनिजम्स जहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में अगर मैं बात करूँ, देखिए अब मुझे ग्लूकोज को पाइरूवेट तक अगर ब्रेक डाउन करना था तो वहाँ तक तो एरोबिक रेस्पिरेशन देख लो या एनारोबिक, दोनों के केस में ही ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड टू पाइरूवेट। इतना तो सेम प्रोसेस रहेगा सभी में। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में अगर हम देखें तो ये जो पाइरूवेट जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, अब ये पाइरूवेट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू व्हाट? इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल
which is a 2 carbon molecule plus carbon dioxide. Carbon dioxide क्या है? 1 carbon molecule. ठीक है. So pyruvate will be converted into ethanol and carbon dioxide. तो यहाँ पर overall balance क्या हुआ इक्वेशन का? टोटल अगर हम देखें तो यहाँ पर भी 3 कार्बन्स प्रेजेंट है और यहाँ पर भी 3 कार्बन्स प्रेजेंट है. ठीक है. यहाँ पर हम लिख सकते हैं N2 ये प्रोसेस कहाँ हुआ? ये प्रोसेस हुआ साइटोप्लाज्म में. ठीक है. और ये हमारे पास इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गए. ठीक है. फर्दर द पायरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन यीस्ट और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन. क्लियर? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन. सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि एयर यहाँ पर हम बोल रहे हैं ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं. ठीक है. इट इज़ नोन एज एन एरोबिक रेस्पिरेशन. तो वहाँ मैंने आपको पूरा बता दिया. एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में ग्लूकोज विच इज़ अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल विल बी कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट. ये तो एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होगा. नाउ फर्दर पायरुवेट विल बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ टोटल जहाँ पर हम देखें तो वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल बन जाएंगे. ओके. सो आई होप आप सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे इसकी समरी भी आएगी. ठीक है. ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया. अब ये एक इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर जो मेंशन्ड है. देखिए, अब हम अगर बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में, तो एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में क्या होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन में भी यही होने वाला है. ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट. ठीक है. और ये प्रोसेस कहाँ पर होगा? दिस प्रोसेस विल अकर इन साइटोप्लाज्म. ठीक है. एंड नाउ दिस पायरुवेट विल बी कन्वर्टेड इनटू डैश. अभी मैं आपको बताऊंगी किस चीज़ में कन्वर्ट होगा, बट अभी एनसीईआरटी ने हमें बताया है कि ये वाला प्रोसेस होने वाला है माइटोकॉन्ड्रिया में. अब ये किस चीज़ में कन्वर्ट होगा? The 3 carbon pyruvate molecule to give the molecules of carbon dioxide. ठीक है. अब ये 3 कार्बन पायरुवेट का जो मॉलिक्यूल है वो 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल रिलीज करेगा और दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा? वाटर. तो मैंने आपको क्या बताया था? अगर हम कार्बन के टर्म्स में ही देखें तो हर एक चीज़ यहाँ पर बैलेंस टर्म में चल रही है. राइट. 3 कार्बन्स हुए यहाँ पर. पायरुवेट में कितने होते हैं? 3 कार्बन. यहाँ पर कितने होते हैं? 6 कार्बन इंटू 2 कर देंगे. ठीक है. अगेन 1, 2 एंड 3. यहाँ पर भी कितने हो गए? 3 कार्बन. फ्रॉम ईच कार्बन डाइऑक्साइड हमें एक कार्बन मिला और दूसरा प्रोडक्ट हो गया वाटर. सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको हमने बोल दिया एरोबिक रेस्पिरेशन. Release of energy in aerobic respiration is a lot greater than in the anaerobic respiration. ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है ये आपको. Release of energy in this anaerobic respiration is a lot greater than in anaerobic process. ठीक है. यहाँ पर बहुत सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज़ होते हैं. यहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है. यहाँ पर अ ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी. समटाइम्स व्हेन देयर इज़ अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स. मसल सेल्स का केस आ रहा है. ठीक है. अब मैं रिमूव कर दूँ. ओके. मसल सेल्स में क्या होता है? मसल सेल्स के केस में जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है तो यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस तो होगा ही, ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो या एब्सेंस हो, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस तो होता है. लेकिन इफ़ आई टॉक अबाउट मसल सेल्स जहाँ पर ऑक्सीजन की एब्सेंस है, सो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर दूसरा पाथवे फॉलो होने लग जाएगा. पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड विच इज़ ऑल्सो अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल. वेरी इंपॉर्टेंट. The buildup of lactic acid in our muscle cells during certain activity causes cramps. ठीक है. सो अब देखो यहाँ पर पायरुवेट
जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। नाउ पायरुवेट विल बी कन्वर्टेड इनटू दी लैक्टिक एसिड। अगेन लैक्टिक एसिड इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। और अगर आप इन पॉइंट्स को अगेन रिपीट करोगे, देखो फिर से मेरे साथ रिपीट करो। ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। पायरुवेट क्या है? पायरुवेट इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। फिर मैंने आपको बताया इथेनॉल। इथेनॉल क्या है? 2 कार्बन मॉलिक्यूल। एंड लैक्टिक एसिड इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। तो ये आपको पता होनी चाहिए इन कंपाउंड्स में कितने कार्बन हैं। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलें अब अपनी समरी पे। चलो, अब ये समरी जाननी बहुत ही ज़रूरी है। अभी तक हमने जो भी पढ़ा वहाँ की अब ये समरी जो है, ये जो फ्लो चार्ट है, ये एक्चुअल में ये समरी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ तीनों केसेस में कॉमन रहेगी। ग्लूकोज हमारे पास वो मॉलिक्यूल है जिसको हमें फर्दर ब्रेक डाउन करना है। सो ग्लूकोज इज़ अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहाँ पर इन साइटोप्लाज्म क्या होगा? इट विल बी कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट विच इज़ अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, प्लस यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होगी। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, फर्स्ट केस इज योर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड केस क्या है? लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर देखो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब यहाँ ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं। लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की कमी पड़ गई, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इस केस में थी। एंड थर्ड कंडीशन इज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर? नाउ टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट केस में यीस्ट के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? फर्मेंटेशन। ठीक है, अब ये जो फर्मेंटेशन नामक प्रोसेस है इसमें क्या होगा? दिस इज एन एनारोबिक प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर जो है दिस इज एन एनारोबिक प्रोसेस एंड यहाँ पर क्या होगा? यीस्ट में होगा इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, क्योंकि इथेनॉल एक 2 कार्बन मॉलिक्यूल है बल्कि पायरुवेट एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो इसको बैलेंस करने के लिए साथ में हमने क्या लगा दिया? एक कार्बन डाइऑक्साइड विच इज अगैन यू ऑल नो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ 1 कार्बन मॉलिक्यूल। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ग्लूकोज, पायरुवेट, ये तो सब में कॉमन है। पायरुवेट के बाद लैक ऑफ ऑक्सीजन के केस में हमारे मसल सेल्स में क्या होगा? लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड लैक्टिक एसिड इज अगेन अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। प्लस यहाँ पर क्या हो जाएंगे? क्रैम्प्स हो जाते हैं इस कंडीशन में। और इन क्रैम्प्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इन क्रैम्प्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, सो ये भी ध्यान रखेंगे, इन क्रैम्प्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन? लैक्टिक एसिड। नाउ टॉकिंग अबाउट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ठीक है, ये आपको पूरे फ्लो चार्ट का हर एक पॉइंट याद होना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। आप देखो एनर्जी यहाँ पर हर एक केस में कॉमन है, राइट? कॉमन क्यों है? क्योंकि एनर्जी के लिए ही तो हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो हर एक स्टेप में कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। बल्कि ये बात तय है कि भाई एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन। सो आई होप अब फिगर 6.8 के बाद तो आपको इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट नहीं रहा। फिर से एक बार रिवाइज कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द यीस्ट। यीस्ट में क्या होगा? अगेन हम फूड सोर्स ले रहे हैं ग्लूकोज। सो ग्लूकोज विच इज़ अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, सबसे पहले वो साइटोप्लाज्म, अब ये साइट याद रखने भी इम्पॉर्टेंट है। साइटोप्लाज्म में वो पायरुवेट विच इज़ अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, उसमें कन्वर्जन हो जाएगा। उसके बाद एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यीस्ट के केस में क्या होगा? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब इस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इट विल बी कन्वर्टेड, यानी कि पायरुवेट कन्वर्ट होगा इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी।
नाउ अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है, लेट्स सपोज इन केस ऑफ आवर मसल सेल्स, तो वहाँ पर अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन होगी, सो दिस 3 carbon molecule will be converted into again a 3 carbon molecule which is lactic acid. And in case of presence of oxygen, that is the aerobic respiration, यहाँ पर it will be converted into in mitochondria carbon dioxide, water plus energy. Now I hope breakdown of glucose by these various pathways, इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा. फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो को रीप्ले कर सकते हैं एंड रीप्ले करने के बाद फिर से आप पूरा अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है. और आपको लेक्चर में ही ये सब याद हो जाएंगे, है ना. दोबारा देख लेना ज़रूर. The energy released during cellular respiration is immediately used in the synthesis of molecule called ATP. Now what is it, this ATP? ATP is an energy currency for most cellular processes. What is it? ATP is energy currency for most cellular processes. चलिए समझते हैं. ATP की फुल फॉर्म लिख लेना सभी. It is adenosine. It is adenosine triphosphate. What is it? It is adenosine triphosphate. ठीक है. अब जितनी भी यहाँ पर एनर्जी रिलीज हुई, हर एक प्रोसेस, जब मैंने आपको बताया ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, वहाँ पर क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, तो वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, एक मॉलिक्यूल में, जिसको हम कहते हैं ATP, विच इज़ द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेल्यूलर processes. ATP, which is used to fuel all other activities in the cells. In these processes, ATP is broken down, giving rise to a fixed amount of energy which can drive the endothermic reactions taking place in these cells. अब चलिए समझते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं. चलिए, एंडो मीन्स क्या होता है, एंडो मीन्स इन, ठीक है, एंड थर्मिक मीन्स हीट, यानी कि हीट को वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं. सेकेंड कैटेगरी इज योर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस. अगेन ब्रेकिंग द वर्ड्स, एक्सो का मीन्स क्या होता है यहाँ पर, एक्सो मीन्स आउट एंड थर्मिक मीन्स हीट, हीट आउट. क्लियर, हीट आउट, क्लियर. तो इन प्रोसेसेस में हीट की एब्जॉर्प्शन हो रही होगी. Now coming on to ATP, it is energy currency for most cellular processes. Now the energy released during the process of respiration is used to make an ATP molecule from ATP and an organic phosphate. Now मैंने आपको कहा कि ATP is what it is, nothing but adenosine triphosphate. तो मैंने यहाँ वर्ड यूज़ किया था ट्राईफॉस्फेट, ठीक है, ट्राईफॉस्फेट. यहाँ पर देखो, ट्राई मीन्स 3 एंड फॉस्फेट मीन्स फॉस्फोरस. यहाँ पर है 3 फॉस्फोरस एटम्स, ठीक है. तो 3 फॉस्फोरस एटम्स हैं और एक केस है हमारा एडिनोसिन डाईफॉस्फेट. इट इज़ ADP मीन्स एडिनोसिन डाईफॉस्फेट. अब तो आप समझ गए होंगे. डाईफॉस्फेट मीन्स 2 फॉस्फोरस एटम्स. क्लियर. नाउ कमिंग ऑन टू, जब यहाँ पर एनर्जी प्रोसेसेस, जब फूड की ब्रेकडाउन होती है, ब्रेकडाउन होने के बाद फूड का ATP से जो हमारी एनर्जी करेंसी में कन्वर्ट हो जाता है ATP मॉलिक्यूल, ठीक है. नाउ दिस ADP प्लस एंड फॉस्फोरस, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 फॉस्फोरस प्रेजेंट है, ठीक है, 2 फॉस्फोरस प्रेजेंट है. एंड इन केस ऑफ ATP क्या होता है, यहाँ पर 3 फॉस्फोरस प्रेजेंट होते हैं. सिर्फ इतना ही फ़र्क है, राइट. तो यहाँ पर इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ADP प्लस P, ठीक है. यहाँ पर एक फॉस्फोरस और ऐड कर देंगे हम, जिससे बन जाएगा ATP. और इस प्रोसेस में यूटिलाइज होगी एनर्जी. एनर्जी अगर हमें देनी पड़ रही है, सो इट इज़ नोन एज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है.
नाउ कमिंग ऑन टू, अगर हमें इस एंडोथर्मिक प्रोसेस में से यूजेस दिस एटीपी टू ड्राइव द रिएक्शंस, ठीक है। व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट लिंक्ड इन एटीपी इज ब्रोकन यूजिंग वाटर, द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 30.5 किलोजूल पर मोल इज रिलीज्ड। वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमने ये तो समझ लिया क्या होता है। अब अगर हमें इसका रिवर्स करना है, लेट्स सपोज अब मुझे एटीपी से कन्वर्ट करना है इनटू एडीपी, ये जो हमारा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट था, अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है इनटू एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। सो लेट्स कम हियर, अब समझते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। सो यहाँ पर एटीपी से यहाँ पर कितने हैं, 3 फॉस्फोरस एटम्स हैं। अब इसमें से एक फॉस्फोरस को रिमूव कर दो तो बन जाएंगे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एंड इस डाइफॉस्फेट को यहाँ पर कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी इस प्रोसेस में, 30.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और यहाँ पर इस केस में एनर्जी जो है वो देखो, and when the terminal phosphate linked in ATP is broken down, energy equivalent to 30.5 kilojoule per mole is released। अब यहाँ ये important point है कि यहाँ पर जो है एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है। सो थिंक हाउ अ बैटरी, अब देखो यहाँ पर दे रखा है कि एक बैटरी है, ठीक है। अब बैटरी क्या करती है, बैटरी हमें बहुत तरह की एनर्जी, जैसे कि एक सिंगल बैटरी से हम उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइट एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और बहुत टाइप के मतलब हम एनर्जीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारा एटीपी जो मॉलिक्यूल है, इट कैन बी यूज बाय द सेल्स फॉर दी, अब मसल्स है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए। देखो अब जो है एटीपी कहाँ कहाँ इन्वॉल्व होता है। अब यहाँ पर मसल की कॉन्ट्रैक्शन हुई तो भी एटीपी की रिक्वायरमेंट थी। अगर कोई बोल रहा है जैसे मैं बोल रही हूँ तो यहाँ पर भी एटीपी की रिक्वायरमेंट है। प्रोटीन्स की सिंथेसिस हो रही है बॉडी में तो भी एटीपी की रिक्वायरमेंट है। अगर नर्व इम्पल्स जो एक एक्सॉन से, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में अगर नर्व इम्पल्स जाती है तो उसमें भी एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? नाउ लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ विच इज सेइंग कि अब ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो प्रोसेस ये वाला शो करते हैं ऑर्गेनिजम्स, इनको अब ये इंश्योर करना होगा, ये होना चाहिए कि इनके पास सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है और उतनी ऑक्सीजन उनके लिए सफिशिएंट होनी चाहिए। दैट इज़ कि उनको सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन करना होगा बिकॉज देयर प्रोसेसेस आर डिपेंडेंट ऑन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं होगा तो प्रोसेस नहीं होगा, प्रोसेस नहीं होगा तो एनर्जी नहीं बनेगी, एनर्जी नहीं बनेगी तो कोई भी काम आगे प्रोसीड नहीं करेगा। नाउ प्लांट्स के केस में तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि गैसेस एक्सचेंज होता है थ्रू स्टोमेटा, और जो लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं दे इंश्योर दैट द सेल्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एयर। वहाँ से क्या होगा, डिफ्यूजन होती रहेगी। चलिए समझते हैं। लेट्स सपोज इट इज़ अ सेल ए, ठीक है, सेल ए, और ये है हमारी इन्वायरमेंट, ठीक है। नाउ ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है डायग्राम। नाउ कमिंग हियर, देखो अब यहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है कम है, यहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। इस केस में ज़्यादा है, इस केस में कम है। अब आप समझो, अब आप सोचोगे कि भाई बाहर एनवायरनमेंट के केस में तो हमेशा ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, गैसेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा ही होगी, तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम कैसे लिख दी एज कंपेयर टू द सेल। So this concentration, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं about the concentration, and concentration एक पर यूनिट फिनोमेना होता है, ठीक है। किसी भी चीज के हम concentration निकालते हैं so that is measured per unit, volume per unit, ठीक है। कोई भी चीज पर यूनिट में होगी। So अगर अंदर concentration of oxygen is less as compared to that of environment, तो ऑक्सीजन जो है बाहर से अंदर मूव होगा, अंदर फ्लो करेगी ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन हमेशा फ्लो कहाँ से होगा, फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू
लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और यहाँ पर इस केस में हायर कंसंट्रेशन है एनवायरमेंट में, सो ऑक्सीजन विल मूव इनसाइड द सेल। एंड if I talk about कार्बन डाइऑक्साइड, so कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू एनवायरमेंट से। क्लियर? नाउ यहाँ पर प्लांट्स के केस में गैसेस एक्सचेंज हो जाता है वाया डिफ्यूजन आल्सो, ठीक है। दे कैन गो इनटू, अब डिफ्यूजन का प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। डिफ्यूजन इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस from its higher concentration to its lower concentration. It is very important. कहाँ से कहाँ flow होगा? From its higher concentration to lower concentration. ठीक है, अब देखिए, clear हो गया इतना सभी को? The direction of diffusion depends upon the environmental conditions and the requirement of the plant. हमने देख लिया। नाइट के दौरान, रात में कोई फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। अब रात में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्यों नहीं होता? क्योंकि रात में देयर इज नो सनलाइट प्रेजेंट, ठीक है। अब रात में कोई जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता, तो जो CO2 एलिमिनेशन है, देखो अब CO2 जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, पहले तो प्लांट क्या कर रहा था? CO2 को कन्वर्ट कर देता था ड्यूरिंग द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस, ठीक है। लेकिन अब जब रात के टाइम पे देयर इज नो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अब प्लांट इस CO2 को एलिमिनेट करना चाहता है, और ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान जो CO2 आई है रेस्पिरेशन से, उसको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से यूटिलाइज कर लेगा। इसीलिए दिन के टाइम में देयर इज नो CO2 रिलीज, whereas ऑक्सीजन रिलीज होती है, क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से oxygen is a byproduct. Oxygen is a byproduct of photosynthesis. So ये जो है क्वेश्चन का आंसर होगा, and the question can be कि ऐसा क्यों होता है कि दिन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती, बल्कि रात के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। या फिर वो पूछ सकते हैं कि दिन के टाइम पे ऑक्सीजन रिलीज क्यों होता है और रात को कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज क्यों होती है, ठीक है। तो दिस में भी क्वेश्चन भी क्या रखना है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना। नाउ एनिमल्स के पास अलग अलग तरीके हैं अपटेक ऑफ ऑक्सीजन के लिए और रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन रिलीज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, लेकिन इफ आई टॉक अबाउट द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो है वो एटमॉस्फेयर वाली ऑक्सीजन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के किसी काम की नहीं है, बिकॉज वो कैसे ऑक्सीजन लेते हैं? वो लेते हैं ऑक्सीजन इन द डिसॉल्व फॉर्म, जो कि वाटर में डिसॉल्व होती है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। और यहीं से समझिए ऑक्सीजन जो वाटर में डिसॉल्व है दैट इज लेस एज कंपेयर टू यहाँ पर एटमॉस्फेयर वाली ऑक्सीजन, ठीक है। इसीलिए अब उनको अपने ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, ठीक है, उन्हें क्या करना पड़ता है? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से ज्यादा हाई रेट पे दे शो हाई रेट ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो डिसॉल्व्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है दैट इज फार लेस देन दैट इन केस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रीदिंग रेट जो है एक्वेटिक एनिमल्स के केस में ज्यादा क्यों होता है एज कंपेयर टू दी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। देखिए ये आ गया, because the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air. Rate of breathing in aquatic organisms is much faster than that seen in terrestrial organisms. Very important. Fishes take in water through their mouth and force it past their gills. जहाँ पर जो है dissolved oxygen ले जाएगा बराबर। तो ये आपको फिशेस का केस बता दिया कि वो वाटर लेते हैं, वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है, उसके बाद वो गिल्स को ट्रांसफर करके गिल्स ऑक्सीजन को लेके फिर वो पूरी बॉडी में डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है ना। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स यूज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर और for the process known as respiration. This oxygen is absorbed by different organs in different animals, ठीक है। तो हर जो अब देखो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में क्या है, वो ऑक्सीजन यूज करते हैं अपने प्रोसेस के लिए, और ऑक्सीजन कहाँ से आती है? एटमॉस्फेयर से। तो जो ऑक्सीजन उन्हें एटमॉस्फेयर से मिलती है वो अपने डिफरेंट ऑर्गन्स, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग ऑर्गन स्पेशलाइजेशन है फॉर दी अपटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हर एक ये
होता है कि वहां पर सरफेस एरिया ज्यादा हो जाए, ठीक है, सरफेस एरिया ज्यादा हो जाए और यहाँ पर क्या हो जाए, ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में हो। अब हमें जो है इस ऑर्गन को प्रोटेक्ट भी करना होगा, ठीक है, ऑक्सीजन और गैसेस एक्सचेंज, ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है वो सरफेस के थ्रू करना होगा और इस सरफेस को बहुत ही ज्यादा डेलिकेट होने की जरूरत है, ठीक है। अब अगर ये सरफेस डेलिकेट होगी, सॉफ्ट सी होगी, तो उसको प्रोटेक्ट भी करना होगा और इस सरफेस को प्रोटेक्ट करना है तो उसको बॉडी के अंदर रखना होगा और अगर वो बॉडी के अंदर रखी होगी तो वो डायरेक्टली जो है एनवायरनमेंट से गैसेस एक्सचेंज, जैसे यहाँ पर हमने क्या कहा कि सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए प्लस वो जो है ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में होनी चाहिए। लेकिन अगर यही जो स्ट्रक्चर है अगर ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा तो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होने की वजह से वो एनवायरनमेंट से डायरेक्ट अटैचमेंट में नहीं होगा। अब अगर एनवायरनमेंट से डायरेक्ट टच में नहीं होगा तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए होगी, मैकेनिज्म चाहिए होगा to move the air in and the outer carbon dioxide out. Here now ये बहुत important है, more to know which is very important. तंबाकू को अगर कोई डायरेक्टली यूज कर रहा है या तंबाकू के प्रोडक्ट्स यूज कर रहा है जैसे सिगार, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, एक्सेट्रा, दे आर वेरी हार्मफुल, ठीक है। तंबाकू का यूज मोस्टली किस चीज को अफेक्ट करता है, दैट ऑफ लंग्स, हार्ट एंड लिवर, ठीक है। तो अफेक्ट कहाँ पे डालते हैं, टंग पे, लंग्स पे, हार्ट पे और लिवर पे। Smokeless tobacco is also a major risk factor for heart attacks. Okay? Smokeless tobacco भी जो होते हैं वो भी एक major risk factor है किस किस चीज के लिए, हार्ट अटैक के लिए, स्ट्रोक के लिए, पल्मोनरी डिजीजेस के लिए and several forms of cancer. Pulmonary diseases are basically lung related जो problems होती हैं, they are referred to as pulmonary. Clear? There is a high incidence of oral cancer in India due to the chewing of tobacco in the form of gutka. Stay healthy just say due to tobacco and its products. अब कोई चीज अगर इतना ही नुकसान करती है तो उसको ना ही बोलना सही रहता है, राइट। अगर वो तंबाकू इतना ज्यादा परेशान कर सकता है किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी ह्यूमन को कि वो हार्ट अटैक कर रहा है, स्ट्रोक कर रहा है, पल्मोनरी डिजीज, कैंसर, ओरल कैंसर, ठीक है, लंग को, लंग को, हार्ट को, लिवर को अफेक्ट कर रहा है, इतने ज्यादा अगर इफेक्ट हैं तो हमें उसे नो भी कहना चाहिए। वी शुड से तंबाकू एंड इट्स प्रोडक्ट्स। In fact, सिर्फ और सिर्फ तंबाकू यूज करने वालों को ही खतरा नहीं होता, जो लोग तंबाकू यूज करने वाले लोगों के साथ में रहते हैं उनको भी हाई रिस्क होता है इन सभी डिसीजेस का। तो हमें जो है तंबाकू यूज तो करना ही नहीं चाहिए, साथ में तंबाकू यूज करने वाले लोगों के साथ भी नहीं रहना चाहिए ना। अब ये हम देख लेते हैं, ओके नाउ ये हमने देख लिया वाला पैराग्राफ कौन हो गया, ह्यूमन बीइंग्स में एयर इज टेकन इनटू द बॉडी इन द नॉस्ट्रल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन बीइंग्स में एयर कहां से एंट्री होती है, एयर की दी नॉस्ट्रल, नॉस्ट्रल में जो है वो फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि नॉस्ट्रल के पैसेज को लाइन करते हैं, वो ये फाइन हेयर्स क्या करते हैं, दे डू द फिल्ट्रेशन ऑफ द एयर, व्हाट दे डू, दे हेल्प इन द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। पैसेज इज आल्सो लाइंड विद म्यूकस, म्यूकस से भी लाइन है। अब एयर के फिल्ट्रेशन तो होती है इन हेयर से, प्लस साथ में क्या होता है, जब यहाँ पर म्यूकस लाइन है तो जो भी पार्टिकल्स, जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स होते हैं, जो जॉइंट्स वगैरह होते हैं, वो भी उस म्यूकस में ही स्टक हो जाते हैं। फ्रॉम हियर द एयर पासेस टू द थ्रोट, नॉस्ट्रल, नॉस्ट्रल से थ्रोट एंड देन द लंग्स, फाइनली क्या लोकेशन रहेगी, लंग्स की। क्लियर? Rings of cartilages are present in the throat. ये क्या करना, जो rings होंगी, जो C-shaped rings present होती हैं ट्रैकिया पे, वो किस चीज के होते हैं, they are the rings of cartilage, ठीक है, बोन से नहीं बनी होती, they are of the cartilage and they are C-shaped। क्यों प्रेजेंट होती है ये, ताकि जो ट्रैकिया है वो कोलैप्स ना करे, यहाँ पे क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो इस वजह से अगर ट्रैकिया यहाँ पर ट्रैकिया का कोलैप्स होना नहीं चाहिए, इसीलिए यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द
हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। इसी तरीके से नीचे फ्लो करता है। So now coming on to the diagram, this is very very important. ठीक है, this is the nasal passage, mouth cavity, pharynx. This is pharynx. Pharynx is what? It's a common passage for both food and air. ठीक है, common passage for both। और आपको एक चीज का भी ध्यान रखना होगा, फेरिंक्स के बाद की जो है, फेरिंक्स के बाद फर्दर डिविजन होती है। एक हो जाता है ट्रेकिया, एक हो जाता है इसोफेगस, दैट विल बी फूड पाइप। ठीक है, एंड ट्रेकिया को हम क्या बोलते हैं? ट्रेकिया इज नोन एज द विंडपाइप। ठीक है, क्लियर? नाउ यहाँ पे ये एल्वियोलाई का काम करती है। एल्वियोलाई मिलियंस इन नंबर्स में प्रेजेंट होती है एंड दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द लंग्स। ठीक है, these are the respiratory bronchioles। ठीक है, ब्रोंकाई की फर्दर डिवीजन होती है, ब्रांचेस होती है, तो बन जाती है bronchioles। ठीक है, नाउ these are the lips जो कि हमारे lungs को प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, आई होप द डायग्राम इज ऑन क्लियर टू यू गाइस। ठीक है, नाउ lungs के अंदर अब देखिए, within the lungs the passage divides into smaller tubes which finally terminates into, अब देखो ये smaller tubes क्या है? They are bronchioles। ठीक है, these are bronchioles। bronchi से further bronchioles में यहाँ पर ये division हो जाती है, जो कि further जो bronchioles है ये convert, मतलब bronchi पहले bronchi थी, उसके बाद further division and then this will give rise to the alveolar sac which are valve-like structures। ठीक है, and similar क्या होता है? alveolus। alveoli provide a surface where the exchange of gases can take place। the walls of the alveoli contain an extensive network of blood vessels, very important। यहाँ पर क्या होता है? network of blood vessels present होता है। blood से अब जो blood क्या करता है टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करी, तो ब्लड के थ्रू ही तो फ्लो करती है। और एल्वियोलाई में क्या होती है? एल्वियोलाई में होती है ब्लड सप्लाई। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाती है और यहाँ आती है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इन हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो जाती है। ठीक है, दिस इज द साइट फॉर गैसेस एक्सचेंज, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। एल्वियोलाई इज द साइट फॉर द गैसेस एक्सचेंज। As we have seen in earlier years, when we breathe in, we lift our ribs and flatten our diaphragm, and the chest cavity becomes larger. As a result, ठीक है, मतलब क्या होगा? This is very important. Inspiration क्या होता है? Inspiration is intake of air। ठीक है, intake of air। Inspiration के दौरान क्या होगा? डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा। डायफ्राम को फ्लैट होने पे चेस्ट कैविटी बड़ी हो जाएगी, और चेस्ट कैविटी जब बड़ी हो जाएगी तो वहां पर जो है एयर जो है अंदर हमारे लंग्स के आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद एक्सपैंड एल्वियोलाई क्या हो जाएंगे? एक्सपैंड हो जाएंगे। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही डायफ्राम फ्लैट हो जाता है तो वहां पर जो है चेस्ट कैविटी बड़ी हो जाती है। देखिए, डायफ्राम फ्लैट हो गया, चेस्ट कैविटी बड़ी हो गई। जितनी बड़ी चेस्ट कैविटी होगी, अब देखो अगर कोई चीज कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में होगी, तो अगर यहाँ से मान लो दोनों साइड से अगर ऐसे हो जैसे और मान लो, और अगर मैं यहाँ से किसी भी चीज से कोई भी चीज मान लो ट्यूब है, यहाँ से भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ यहाँ से, तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगी, इसका क्या होगा? डायमीटर कम हो जाएगा। जो पहले इतना था अब कॉन्ट्रैक्ट से इतना हो गया, और जब इतना हो जाएगा तो इसके अंदर जो सब्सटेंस है वो बाहर रिलीज हो जाएगी, तो वो होता है एक्सपिरेशन के दौरान। और अगर डायफ्राम फ्लैट होगा, डायफ्राम के फ्लैट होने से इतनी सी जो ये डायमीटर बचा था, अब ये रिलैक्स स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, तो अब इसका क्या होगा? रिलैक्सेशन। तो इतने से इतना बन जाएगा, इतना इस तरीके की एनालॉजी के साथ आप समझ सकते हो। ठीक है, now because of this air is sucked into the lungs and fills the expanded alveoli। ठीक है, एयर lungs के अंदर आ जाएगी और alveoli fill हो जाएंगे। The blood brings carbon dioxide from the rest of the body for release into the alveoli, and the oxygen in alveolar air is taken up by the blood and the alveolar blood vessels to be transported to all the cells in the body। यही मैंने आपको बताया कि यहाँ पर blood vessels बहुत ज़्यादा होती है, तो टिश्यूज के थ्रू सभी पूरी
बॉडी की कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है जो कि आउट हो जाएगी, ठीक है, और जो ऑक्सीजन है वो जाकर हमारे ब्लड में चली जाएगी, जो कि ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हर एक सेल को मिल जाएगी। ब्रीथिंग साइकिल के दौरान जब एयर को अंदर लिया जाता है, and let out the lungs always contain a residual volume, very important, of air, so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released. तो हमेशा ध्यान रखना रेसिडुअल वॉल्यूम जो है लंग्स में हमेशा प्रेजेंट होती है। आप कितनी भी फोर्स एक्सपिरेशन कर लो, कितना भी जोर लगा के एक्सपिरेशन कर लो, एक अमाउंट ऑफ एयर हमेशा आपके लंग्स में प्रेजेंट रहेगी। अब सोचो अगर वो अमाउंट ऑफ एयर लंग्स में प्रेजेंट नहीं होगी, यानी कि एल्वियोलाई में कुछ भी ऑक्सीजन वगैरह प्रेजेंट नहीं होगा, जिसकी वजह से एल्वियोलाई कोलैप्स कर सकती है, जो कि हमें नहीं चाहिए। इसीलिए अब उस वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम, हमेशा ध्यान रखना। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। यस, लंग कैंसर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहे हैं पूरी वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि स्मोकिंग के केसेस इंक्रीज होते जा रहे हैं। Basically, the upper part of the respiratory tract is provided with small hair-like structures. ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि छोटे-छोटे hair-like structures प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं सीलिया। सीलिया क्या करवाते हैं? सीलिया मूवमेंट कराते हैं। सीलिया जैसे को दिखा सीलिया, तो सीलिया सभी एक मूवमेंट पे इस एक डायरेक्शन में इस तरीके से मूव करेंगे। तो यहाँ पर क्या होती है, सीलिया की कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है। ठीक है, सीलिया मूव करते हैं तो यहाँ पर जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो भी मूव करते हैं। ठीक है, these cilia help to remove germs, dust and other harmful particles from inhaled air. Now, smoking destroys these layers. स्मोकिंग से क्या होगा, ये जो लेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, ये सीलिया प्रेजेंट है, इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं स्मोकिंग, जिससे जर्म्स, डस्ट, स्मोक और सभी हार्मफुल जो केमिकल्स हैं वो लंग्स में एंटर कर लेते हैं, और ये क्या कॉज करते हैं, इन्फेक्शन, कफ एंड इवन लंग कैंसर भी ये कॉज कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर? नाउ कमिंग ऑन टू दिस पैराग्राफ, यहाँ लिखा गया है कि जब एक ऑर्गेनिज्म का बॉडी साइज ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन प्रेशर इतना इनफ नहीं होता कि वो बॉडी की ऑक्सीजन डिलीवरी के अमाउंट को मेंटेन कर सके। ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर cannot take care of oxygen delivery to all the parts of body. तो जब बॉडी साइज अगर किसी एनिमल का ज्यादा है तो यहाँ पर हमें कुछ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स की जरूरत होती है। Respiratory pigments take up oxygen from air in the lungs and carry it to the tissues which are deficient in oxygen before releasing it. ठीक है, तो यहाँ पर respiratory pigments क्या करते हैं, let's suppose this to be a respiratory pigment A। अब ये क्या करेगी, ऑक्सीजन ले लेगी और ये ट्रांसपोर्ट होगी, टिश्यूज के पास जाएगी और अपनी ऑक्सीजन रिलीज यहाँ पर कर देगी। ह्यूमन बीइंग्स में इस रेस्पिरेटरी पिगमेंट को हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, हीमोग्लोबिन की शॉर्ट फॉर्म होती है Hb, ओके, which has a very high affinity towards oxygen. This pigment is present in the red blood corpuscles. Red blood corpuscles क्या होते हैं, RBC। रेड ब्लड सेल्स में ये पिगमेंट प्रेजेंट होती है। ठीक है, इस तरीके की शेप होती है ना आरबीसीज की। नाउ हीमोग्लोबिन क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सॉल्युबल ज्यादा है वाटर में एज कंपेयर्ड टू ऑक्सीजन, इज हेंस मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन डिसॉल्व्ड फॉर्म इन आवर ब्लड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में ज्यादा ट्रांसपोर्ट की जाती है, because it is more soluble in water than oxygen, इसीलिए ये ज्यादा ट्रांसपोर्ट होती है in the dissolved form in our blood। very very important। अब देखिए यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी साइज ज्यादा है, बॉडी साइज ज्यादा है तो वहां पर जो सरफेस एरिया है, ठीक है, वो क्या होगा, जितना ज्यादा बॉडी साइज होगा ना तो सरफेस एरिया कंपैरेटिवली थोड़ा कम हो जाता है। जितनी रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, जितनी हर एक ऑर्गन को रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, उतना जो है वो बॉडी फुलफिल नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर डिफ्यूजन, एक तो डिफ्यूजन प्रेशर इतना ज्यादा नहीं होता, डिफ्यूजन प्रेशर बहुत कम होता है, ऊपर से जो है बॉडी साइज ज्यादा है तो सरफेस एरिया थोड़ा कम हो जाता है ना। हीमोग्लोबिन की बहुत ही अच्छी एफिनिटी होती है। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है दोबारा बता रही हूँ आपको, हीमोग्लोबिन की अच्छी एफिनिटी होती है ऑक्सीजन पे,
तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बैठकर बना होता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ठीक है। और हीमोग्लोबिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे आरबीसी में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। हमें एक अलग से स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ी थी? मैंने आपको बताया था कि हमें जो है सरफेस एरिया इंक्रीज करना होगा, ठीक है। इसीलिए हमारे पास जो है यहाँ पर लंग्स है, और लंग्स में कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि सरफेस एरिया इंक्रीमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सो दैट आर योर एल्वियोलाई। ये मैंने आपको बताया था ना कि एल्वियोलाई रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इंक्रीमेंट ऑफ सरफेस एरिया। चलिए अगर डू यू नो वाला पार्ट पढ़ते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। Okay, now if the alveolar surface was spread out, अगर पूरी alveolar surface को हम अगर ऐसे इस तरीके से बिछा देना तो हमें पता लगेगा that they cover about 80 meter square। इतना ज़्यादा एरिया होता है alveolar surface का। और अगर हम अपनी बॉडी का सरफेस एरिया देंगे तो कितना होगा? बॉडी का सरफेस एरिया बहुत ही कम होगा। अगर हम अगर हम बात करें डिफ्यूजन प्रोसेस की, ठीक है, अभी एल्वियोलर सेक का हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि इनसे क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। हमारा बॉडी सरफेस एरिया इतना ज्यादा नहीं है, और एल्वियोलर सरफेस एरिया कितना है? 80 मीटर स्क्वायर। अब अगर मैं बात करूं डिफ्यूजन प्रोसेस की कि हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स क्यों होते हैं, ठीक है, क्या जरूरत थी रेड ब्लड सेल्स बनाने की, क्या जरूरत थी हीमोग्लोबिन की? इसलिए जरूरत थी क्योंकि अगर हम डिफ्यूजन के भरोसे अगर हम बैठ जाएं तो हमारे लंग से हमारे टो तक, यानी लंग से पूरे टो तक हमें जो ऑक्सीजन का सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में वाया द प्रोसेस डिफ्यूजन हमें लग सकते हैं 3 साल, ठीक है। कितने लग सकते हैं? 3 साल, ठीक है। समझ रहे हो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी ज्यादा है? लंग से टो तक पहुंचाने में लग जाएंगे 3 साल फॉर अ सिंगल मॉलिक्यूल।